अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के लिए एक बार फिर से आ गए हैं हम। हेलो दोस्तों, आज के क्लास में हम लोगों का टॉपिक रहेगा हमें मॉलिक्यूल का कन्फर्मेशन क्या होता है, इस चीज को समझना है। तो हम जानते हैं अगर हमारे पास एक मीथेन मॉलिक्यूल हो CH4, तो इस मॉलिक्यूल का शेप कैसा होता है, कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन ऐसे जोड़ दिया और 2 हाइड्रोजन कुछ ऐसे जोड़ दिए, एक हाइड्रोजन प्लेन से बाहर, एक हाइड्रोजन प्लेन से अंदर। जो ये वेज लाइन या मोटी वाली लाइन है मतलब हाइड्रोजन प्लेन से बाहर है, और जो डैश्ड लाइन है वो हाइड्रोजन प्लेन से अंदर है। ठीक, मॉडल भी तुम्हारे लिए है। ये सेंटर पर कार्बन, एक हाइड्रोजन इधर भाग रहा है, एक हाइड्रोजन इधर भाग रहा है, एक हाइड्रोजन प्लेन से आगे आ रहा है, एक हाइड्रोजन प्लेन से पीछे जा रहा है। तो इसी चीज को हम लोग ऐसे बनाते हैं, दाएं एक बाएं, एक आगे एक पीछे, आगे वाला ये रहा, पीछे वाला ये रहा। अब मान लो मॉलिक्यूल में ऐसे ऐसे 2 कार्बन रहे, एक कार्बन फिर दूसरा कार्बन, इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन और इस कार्बन के साथ भी 3 हाइड्रोजन एटम्स, इथेन मॉलिक्यूल। तो अगर हम क्या करें, हम इस पोर्शन को इग्नोर कर दें, हम सिर्फ 1 2 3 4 एटम्स को देखें। तो अगर इन 4 एटम्स को ही देखते हैं तो हम क्या कहेंगे, जैसे यहाँ पर कार्बन के साथ अगर हम इस मीथेन को भी उसी तरह से एक्सपैंड कर दें, कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन एटम्स तुमने जोड़ रखे हैं और इस मॉलिक्यूल का शेप टेट्राहेड्रल है, तो यहाँ पर भी तो सिचुएशन वैसा ही है। कार्बन के साथ 1 2 3 4 एटम्स तुमने जोड़ रखे हैं, तो इस वाले पोर्शन का जो शेप होगा वो टेट्राहेड्रल होगा। हम इसको बना दें, कार्बन एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड प्लेन से आगे की तरफ, एक बॉन्ड प्लेन से पीछे की तरफ। ये 3 हाइड्रोजन है, चलो हमने ऐसे रख दिया। फिर ये कार्बन है, इसको ऐसे रख दिया। फिर अगर ध्यान से देखा जाए तो इस कार्बन के साथ भी वही बात है, हम इसको ढक करके देखें तो ज्यादा ढक दिया, हम ये सब पोर्शन कवर कर दे तो इस कार्बन के अराउंड में वैसे ही 4 सिंगल बॉन्ड्स है, तो यहाँ पर भी टेट्राहेड्रल सिचुएशन होगा। तो टेट्राहेड्रल कैसे बनाओगे, एक ऐसे, एक ऐसे, एक प्लेन से बाहर की तरफ और एक प्लेन से अंदर की तरफ। ठीक, कुछ इस वे में, कुछ इस वे में। ये एक हो गया दाईं तरफ, एक हो गया बाईं तरफ, एक हो गया प्लेन से आगे, एक हो गया प्लेन से पीछे। तो ये हम लोगों ने बना दिया। इस मॉलिक्यूल के लिए भी मॉडल तैयार है, ये रहा कुछ ये मॉडल। इसमें एक कार्बन, दूसरा कार्बन, इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, इस कार्बन के साथ भी 3 हाइड्रोजन। अगर हम इन सब हाइड्रोजन को छुपा ले, सिर्फ ये 1 2 3 4 और सेंटर वाले कार्बन को देखो, तो ये देखो टेट्राहेड्रॉन तुम्हें समझ में आ रहा होगा। ये लेफ्ट में, ये राइट में, ये प्लेन से आगे, ये प्लेन से पीछे। इसी तरह से अगर हम इसको भी इतने पोर्शन को छुपा ले हाइड्रोजन को और सिर्फ ये काम के पोर्शन को तुम्हारे आगे लाए, तो ये टेट्राहेड्रॉन तुम्हें समझ में आ रहा होगा। सेंटर पर कार्बन, राइट लेफ्ट, एक आगे की तरफ, एक पीछे की तरफ। तो ये 2 टेट्राहेड्रॉन आपस में सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है। और ध्यान देना यहाँ कि बीच में जो सिंगल बॉन्ड है यहाँ पर ऐसे रोटेशन होता रहता है। ठीक है, रोटेशन होता रहता है। इस वाले बॉन्ड पर भी रोटेशन होता रहता है, लेकिन ये वाला रोटेशन समझ में नहीं आएगा। ये रोटेशन देखो हो रहा है लेकिन समझ में नहीं आ रहा है ना, रोटेट कर रहे हैं लगातार। यहाँ पर भी रोटेशन हो रहा है लेकिन समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ पर भी रोटेशन हो रहा है लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। ठीक, क्यों नहीं समझ में आ रहा है, तुम इसको फील कर सकते हो, शब्दों में डिस्क्राइब करना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। तो यहाँ पर रोटेशन होगा, समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ पर रोटेशन होगा, समझ में नहीं आ रहा। एग्जैक्टली अगर कोई पार्ट लीनियर है, ये इतना दूर लीनियर है ना, लीनियर पार्ट में रोटेशन होता है तो कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन अब ये लीनियर नहीं है, तो जब ये रोटेट करेगा तो तुम्हें समझ में आएगा। तो ये ध्यान देना है कि बीच में जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर रोटेशन हो रहा है। तो हम रोटेशन कर करके एक सिचुएशन ऐसा ला सकते हैं कि देखो ये दोनों हाइड्रोजन बिल्कुल एक दूसरे के सामने, ये दोनों हाइड्रोजन बिल्कुल एक दूसरे के सामने, इसी तरह से ये दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे के सामने और ये दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे के सामने। इस चीज को अगर हमको पेपर पे बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे, इस वे में। इस वे में बनाओगे, कैसे बनाओगे, देखो हम बना रहे हैं, इसी को देख करके बना रहे हैं। ये 2 कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बना दिया, तो हमने बना लिया कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। फिर बॉन्ड ऐसे मुड़ा हुआ है तो हमने भी थोड़ा अच्छे से मोड़ दिया, ये मुड़ा हुआ है तो इसको भी हमने थोड़ा अच्छे से मोड़ दिया। ये H है तो H, H है तो H। फिर ये हाइड्रोजन सामने की तरफ जा रहा है और ये वाला हाइड्रोजन पीछे की तरफ जा रहा है, तो उधर ऊपर की तरफ एक हाइड्रोजन सामने की तरफ और एक हाइड्रोजन पीछे की तरफ। एंड सेम हियर,
ये हाइड्रोजन देखो आगे की तरफ आ रहा है और ये हाइड्रोजन पीछे की तरफ जा रहा है। तो एक हाइड्रोजन सामने की तरफ और ये हाइड्रोजन पीछे की तरफ। तो इसी चीज को हमने ऐसे बना लिया। और यहां पर ध्यान देना है, ये दोनों हाइड्रोजन्स बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने है, ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने है, ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने है। अगर इसी मॉलिक्यूल को हम ऐसे घुमा दे तुम्हारी तरफ, ऐसे घुमा दे, मतलब हम ये कार्बन कार्बन बॉन्ड एक्सिस के थ्रू ऐसे देख रहे हैं, तो इस हाइड्रोजन के पीछे ये वाला हाइड्रोजन छुप जाएगा, इस हाइड्रोजन के पीछे ये वाला हाइड्रोजन छुप जाएगा, इस हाइड्रोजन के पीछे ये वाला हाइड्रोजन छुप जाएगा। तो इस चीज को जो है सामने से देखेंगे, तो इसको बोर्ड पर कैसे बनाएंगे? इसको बोर्ड पर बनाने के लिए हम कहेंगे ऐसे बना लो। मान लो चलो हम यहां से देख रहे हैं, ठीक, यहां से देख रहे हैं, कार्बन के पीछे कार्बन छुप गया, ये 3 हाइड्रोजन से, इस हाइड्रोजन के पीछे ये वाला हाइड्रोजन छुपेगा, इसके पीछे ये वाला छुपेगा, इसके पीछे ये वाला छुपेगा। तो कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा। ये सामने वाले कार्बन के 3 हाइड्रोजन, सही है ना, सामने वाले कार्बन के 3 हाइड्रोजन, 1 2 3, और इसके पीछे ये हाइड्रोजन छुपा हुआ है। तो बिल्कुल छुपा देंगे तो दिखेगा नहीं, इसलिए थोड़ा सा यहाँ तिरछा करके बना देते हैं। एक हाइड्रोजन यहाँ इसके पीछे छुपा हुआ, एक हाइड्रोजन यहाँ पर इसके पीछे छुपा हुआ। जब इस वे में बनाते हैं तो हम लोग इसे कहते हैं ये न्यूमान प्रोजेक्शन है, न्यूमान प्रोजेक्शन। और इस वे में बनाते हैं तो इसको हम लोग फ्लाइंग वेज, WEDGE, फ्लाइंग वेज, या फिर पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव मतलब जैसा दिख रहा है वैसा बनाने की कोशिश। ये आगे दिख रहा था तो आगे बनाने की कोशिश की, ये पीछे दिख रहा था तो पीछे बनाने की कोशिश की, 3 डायमेंशनल वे में पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन कह सकते हैं। एक हमने इसको इस तरह से बना दिया। आप ध्यान देना क्या करने जा रहे हैं, हम यहाँ बीच में से इसको रोटेट करने जा रहे हैं, ठीक। हम कितना रोटेट करेंगे, कुछ भी रोटेट कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल जस्ट रोटेट करते हैं। ऐसा रोटेट किया कि ये 2 हाइड्रोजन्स, ये और ये, ठीक, ये और ये एक दूसरे के अपोजिट दिखाई पड़ रहा है। अगर हम इन बाकी के 2 हाइड्रोजन्स को इधर से निकाल दें और बाकी के 2 हाइड्रोजन्स को इधर से निकाल दें और सिर्फ इतना ही देखें तो कुछ ये ऐसा सिचुएशन दिखाई पड़ेगा, ठीक। ये चीज, ये ऐसा सिचुएशन दिखाई पड़ेगा, ये चीज, ये हाइड्रोजन एक दूसरे के अपोजिट है। तो इस चीज को अगर हम बनाना चाहे बोर्ड पर तो कैसे बनाएंगे, हम कहेंगे ये रहा कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, ठीक, एक हाइड्रोजन नीचे की तरफ, एक हाइड्रोजन ऐसे ऊपर की तरफ। बाकी के हाइड्रोजन इसमें जब तुम जोड़ोगे तो देखो यहां पर एक हाइड्रोजन प्लेन से सामने की तरफ आएगा, एक हाइड्रोजन प्लेन से पीछे की तरफ जाएगा, और यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन प्लेन से सामने की तरफ आएगा और एक हाइड्रोजन जो है प्लेन से पीछे की तरफ जाएगा। ये वाला पोर्शन तो हम पहले ही बना चुके हैं, 1 2 3 4, ये वाला पोर्शन हम पहले ही बना चुके हैं। तो इसमें भी हम क्या करते हैं, बीच में हमने कार्बन एटम्स नहीं लिखे हैं, वो लिख देते हैं। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, एक हाइड्रोजन इधर ऐसे, एक हाइड्रोजन इधर ऐसे। बाकी के 2 हाइड्रोजन्स कैसे बनाओगे, कहाँ गए, ये रहा, ठीक। यही चीज जो हमने हाथों में पकड़ रखा है, इतना पोर्शन हमने बना दिया है। ये दोनों हाइड्रोजन्स कैसे बनाओगे, एक प्लेन से बाहर की तरफ और दूसरा प्लेन से अंदर की तरफ। और इसी तरह से यहां पर भी ये 2 हाइड्रोजन्स, एक प्लेन से बाहर की तरफ और दूसरा जो है प्लेन से अंदर की तरफ। तो इसी मॉलिक्यूल का इन दोनों को हम पास पास बना देते हैं ना। बहुत दूर दूर हो गए तो डिस्कशन में थोड़ी मुश्किलें आ रही हैं। इसकी भी हम एक कॉपी ले लेते हैं। यस, अब ठीक है। तो इसी मॉलिक्यूल का ये दूसरा व्यू है। जैसे हम लोगों के हाथों में क्या है, यहाँ पर कंधे पर हड्डी है, यहाँ कोहनी में हड्डी है, उंगलियों में हड्डी है। तो जहां जहां पर ज्वाइंट्स है वहां से हम अपने हाथ को, उंगलियों को, कलाई को, कंधे को सब कुछ घुमा फिरा सकते हैं, मोड़ सकते हैं। तो अभी हम खड़े हैं, फिर हम चाहे तो थोड़ी देर में बैठ जाए, फिर चाहे तो लेट जाए, फिर चाहे मतलब अपने बॉडी के तमाम तरह के पोस्चर्स हम बना सकते हैं। क्यों ऐसे ऐसे पोस्चर्स बना सकते हैं? क्योंकि हमारी बॉडी में ढेरों ज्वाइंट्स है जहां से मूवमेंट पॉसिबल है। तो ठीक वैसे ही एक मॉलिक्यूल में जहां जहां सिंगल बॉन्ड्स होते हैं वहां वहां पर ज्वाइंट्स की तरह से प्रत्येक सिंगल बॉन्ड एक ज्वाइंट की तरह से काम कर रहा है, एक
मूवेबल ज्वाइंट की तरह से काम कर रहा है, जहां से मूवमेंट पॉसिबल है। ध्यान देना, बीच में डबल बॉन्ड होता तो ये सब रोटेशन वगैरह फिर पॉसिबल नहीं था। डबल बॉन्ड में रोटेशन नहीं होता, सिंगल बॉन्ड में ही रोटेशन होता है। तो जहां जहां सिंगल बॉन्ड है वहां वहां पर मूवमेंट पॉसिबल है। मूवमेंट पॉसिबल है तो कभी ये ऐसे है, कभी ये ऐसे है, कभी ये ऐसे है, कभी वो ऐसे है, मतलब ढेरों ढेरों इसके पॉसिबिलिटी। जैसे हमारे हाथ में मूवमेंट पॉसिबल है, अभी हाथ यहाँ है, फिर थोड़ा क्या इधर आ गया, फिर थोड़ा क्या ऐसे हो गया, फिर थोड़ा क्या ऐसा हो गया। तो हाथ बदला नहीं, हाथ वही है। उसी हाथ के अलग अलग पोस्चर्स हैं, उसी हाथ के अलग अलग मुद्राएं, हिंदी में कहते हैं मुद्राएं। अलग अलग मुद्राओं में हमारा हाथ अभी ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर वैसे हो गया, फिर ऐसे हो गया। ढेरों ढेरों पोस्चर्स, ढेरों मुद्राएं हम लोग बना सकते हैं। तो कुछ वैसा ही यहाँ पर भी हो रहा है कि अभी ये मॉलिक्यूल ऐसा था, थोड़ा रोटेट कर दिया तो अब ये मॉलिक्यूल जो है कुछ ऐसा हो गया, अब ऐसा हो गया। इस चीज को और बेटर समझने के लिए देखो, इसी चीज को हम लोग अभी तो ऐसे देख रहे हो ना, इसको ऐसे हम घुमा दे रहे हैं तुम्हारे सामने। अब तुम यहां से देखो ऐसे, तो ये कार्बन के पीछे ये वाला कार्बन छुप जाएगा। इन दोनों हाइड्रोजन के बीच में से ये वाला हाइड्रोजन तुम्हें दिख रहा होगा, और इसी तरह से ये हाइड्रोजन इन दोनों के बीच में पड़ेगा, इन दोनों के बीच में ये वाला हाइड्रोजन पड़ेगा, और इन दोनों के बीच में ये वाला हाइड्रोजन पड़ रहा होगा, राइट। इस चीज को बोर्ड पर बनाए तो कैसे बनाएंगे? ये सामने वाले कार्बन के 3 हाइड्रोजन पहले हम बना ले, 1 2 3, 1 2 3। पीछे वाले कार्बन के तीनों हाइड्रोजन, एक यहां से बीच में से झांक रहा है, एक यहां से बीच में से झांक रहा है, एक यहां से बीच में से झांक रहा है। तो इस तरह से यहां से यहां, या फिर यहां पर तुम्हें ज्यादा बेटर समझ में आ रहा होगा। इसको थोड़ा रोटेट करोगे तो ऐसा हो जाएगा, या इसको थोड़ा रोटेट करोगे तो ऐसा हो जाएगा। यहां पर ये चीज ज्यादा क्लीन समझ में आता है। तो यहां से यहां हम कैसे पहुंचे हैं? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन से। तो अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन करने से मॉलिक्यूल एक पोस्चर से दूसरे पोस्चर में चला जाता है, तो हम कहते हैं कि मॉलिक्यूल एक कन्फर्मेशन से, सही वर्ड यूज करते हैं कन्फर्मेशन, एक कन्फर्मेशन से दूसरे कन्फर्मेशन में चला गया। ये एक कन्फर्मेशन हुआ, ये दूसरा कन्फर्मेशन हुआ। अगर नाम देना चाहे तो इसे हम कहते हैं इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन। इक्लिप्स्ड समझते हो ना? इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन, और इसे कहते हैं स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। तो ये इथेन मॉलिक्यूल का इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन, जहां पर दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे को कवर कर ले रहे हैं। ये वाला हाइड्रोजन इसके पीछे है, ये वाला हाइड्रोजन इसके पीछे है, ये वाला हाइड्रोजन इसके पीछे है, और यहां पर क्या है? ये हाइड्रोजन ठीक इन दोनों के बीच में है। इसी तरह से ये हाइड्रोजन इन दोनों के बीच में, और ये हाइड्रोजन इन दोनों के ठीक बीच में है। तो एक कन्फर्मेशन से दूसरे कन्फर्मेशन में आ रहे हैं। ऐसे ऐसे कितने कन्फर्मेशन पॉसिबल है? तो देखो, हम यहां से यहां आने के लिए अगर हम फील करें तो ये एंगल जो है, यहां से यहां तक का एंगल जो दिखाई पड़ रहा है 120 डिग्री होगा ना, क्योंकि एक पॉइंट के अराउंड तुम 360 डिग्री का एंगल बना सकते हो। 160 को 3 बराबर भागों में डिवाइड कर दो तो 120 120 120। तो यहां से यहां तक का एंगल अगर 120 है, तो अगर इसको बीच में ही आधा आधा डिवाइड कर दे तो 60 इधर हो जाएगा, 60 इधर हो जाएगा। तो यहां से यहां आने पर क्या हुआ? ये 60 डिग्री का रोटेशन करना पड़ा होगा, कुछ ऐसा आप मान सकते हो, 60 डिग्री का रोटेशन। और ये जो एंगल है, एंगल जो है नॉर्मली क्या होता है, हमारे पास एक पॉइंट है, उधर इधर एक लाइन खींची, इधर एक लाइन खींची, और दोनों के बीच में ऐसे एंगल नाप लिया थीटा डिग्री। लेकिन यहाँ क्या है, ऐसा नहीं कि एक पॉइंट है, एक पॉइंट आगे और एक पॉइंट उसके पीछे है। ये हाइड्रोजन आगे वाले कार्बन से कनेक्टेड है, ये हाइड्रोजन पीछे वाले कार्बन से कनेक्टेड है। तो इन दोनों के बीच में कोई रियल एंगल नहीं बन रहा है, सिर्फ हम देख रहे हैं, ठीक, कुछ ऐसा ना। इसके और इसके बीच में कैसे एंगल बनेगा? एंगल इन दोनों के बीच में बन सकता है, एंगल इन दोनों के बीच में बन सकता है, इसके और इसके बीच में कोई एंगल नहीं बन सकता। लेकिन जब तुम इसी को ऐसे सामने से देखोगे तो तुम्हें लगेगा कि इन दोनों के बीच में कुछ एंगल है। तो आगे वाले कार्बन के हाइड्रोजन एटम और पीछे वाले कार्बन के हाइड्रोजन एटम के बीच में जो एंगल सामने से देखने पर, कार्बन कार्बन बॉन्ड के एक्सिस के थ्रू देखने पर, आगे वाले कार्बन के हाइड्रोजन और पीछे वाले कार्बन के हाइड्रोजन के बीच में जो एंगल समझ में आता है, उस एंगल को हम नाम देते हैं, इस एंगल को हम नाम देते हैं, कौन सा नाम देते हैं यार, भूल गया, इसी समय भूलना था, टॉर्जनल। अभी भी याद था, जब बताने की बारी आई तो भूल गया। टॉर्जनल एंगल या फिर
डायाहेड्रल एंगल। इस एंगल को हम लोग टॉर्जनल एंगल या डायाहेड्रल एंगल कहते हैं। फिलहाल इन दोनों के बीच का एंगल 60 है। अगर इसके और इसके बीच का भी नापना होगा तो 60 होगा, इसके और इसके बीच का नापना होगा तो यहां से यहां देखोगे अपोजिट है तो 180 डिग्री हो जाएगा। तो हम अलग अलग जगहों पर इसको नाप सकते हैं, जहां पर नापेंगे जैसा नापेंगे वैसा एंगल देखने को मिलेगा। और ध्यान देना है इन दोनों के बीच में मत बताने लगना, इन दोनों के बीच में ये टॉर्जनल या डायहेड्रल एंगल नहीं होगा। टॉर्जनल या डायहेड्रल एंगल तब जब एक हाइड्रोजन पीछे वाले कार्बन का और एक हाइड्रोजन आगे वाले कार्बन का हो, तब बोलेंगे टॉर्जनल या डायहेड्रल एंगल। तो यहाँ ये एंगल 60 डिग्री है और यहाँ पर एंगल क्या है, दोनों बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर चिपके हुए हैं। तो इन दोनों के बीच में कोई दूरी नहीं है, तो बोलेंगे कोई दूरी नहीं है मतलब 0 डिग्री का एंगल है। तो एंगल 0 और 0 से 60 कर दिया। ठीक, तो 0 से 60 करने पर बीच में हम कहीं रुक सकते हैं क्या? हम चाहे तो 1 डिग्री के बाद रुक जाए, हम चाहे तो 2 डिग्री के बाद रुक जाए, 3 डिग्री के बाद रुक जाए, 4 डिग्री के बाद रुक जाए, बीच में कहीं भी रुक सकते हैं। बीच में अगर मैथमेटिकली सोचा जाए तो इनफाइनाइट पॉइंट्स है। अगर मेरे को 0 से 60 जाना है तो 0 से 60 जाने के लिए हम बीच में कितने पॉइंट्स चुन सकते हैं? हम कहते हैं आधा, 30 का भी आधा, 15 उसका भी आधा, 7.5 उसका भी आधा। तो आधा आधा करते जाओ, बीच में बहुत छोटी दूरियां आएंगी लेकिन ढेरों दूरियां आएंगी। ठीक, अगर मैथमेटिकली बात करें तो बीच में इनफाइनाइट पॉइंट्स पॉसिबल है। 0 से लेकर के 60 तक के बीच में इनफाइनाइट पॉइंट्स पॉसिबल है। तो हम यहां से सीधे यहीं पर आकर रुके कोई जरूरी नहीं है, या यहां से सीधे यहीं पर जाकर के रुके कोई जरूरी नहीं है। डायाहेड्रल एंगल बीच में कुछ भी हो सकता है, एनी वैल्यू बिटवीन 0 एंड 60। और 0 और 60 के बीच में कितने वैल्यूज होते हैं? तो देयर आर इनफाइनाइट वैल्यूज। तो हम कहेंगे ऐसे ऐसे इनफाइनाइट कन्फर्मेशंस हो सकते हैं। तो इथेन मॉलिक्यूल इनफाइनाइट कन्फर्मेशंस में रह सकता है। जैसे हमारे हाथ का इनफाइनाइट सिचुएशन पॉसिबल है, ये 1, 2, ये 3, ये 4, ये 5, तुम गिनते रहो, हम बदलते रहेंगे थोड़ा थोड़ा। तो इनफाइनाइट कन्फर्मेशंस पॉसिबल है। उनमें से ये एक ऐसा कन्फर्मेशन है जिसमें हाइड्रोजन एटम्स बिल्कुल पास से पास है, और ये एक ऐसा कन्फर्मेशन है जिसमें हाइड्रोजन एटम दूर से दूर है। इससे ज्यादा दूरी नहीं हो सकती। अब इसको अगर तुम घुमाते भी हो तो ये हाइड्रोजन इस वाले हाइड्रोजन के पास चला जाएगा। अभी तो दोनों तरफ ये 60 डिग्री की दूरी पर है। ठीक, अब इधर से दूरी बढ़ाओगे तो दूरी घटने लगेगा। मान लो इधर तुम 61 करते हो तो इधर 59 होने लगेगा। तो यहां पर क्या है, हाइड्रोजन बिल्कुल सेंटर पर है, दोनों से बिल्कुल जितना ज्यादा दूरी हो सकती है उतनी ज्यादा दूरी पर है। और यहां पर क्या है, जितना पास हो सकता है उतना पास में। तो यहां पर क्या है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में रिपल्सन। ठीक, यहां पर जो है हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में मैक्सिमम रिपल्सन है। मैक्सिमम रिपल्सन बिटवीन H एटम्स। मैक्सिमम रिपल्सन बिटवीन H एटम्स किसमें? इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन में। और स्टैगर्ड कन्फर्मेशन की बात करी जाए तो यहां पर मिनिमम रिपल्सन, मिनिमम रिपल्सन। ठीक, मैक्सिमम एंड मिनिमम। जब रिपल्सन कम होगा, जैसे तुम कहीं बैठे हो और कोई तुम्हें धक्का मार रहा है, तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा ना। धक्का नहीं मार रहा है तो अच्छा लगेगा, धक्का मार रहा है तो अच्छा नहीं लगेगा, और धक्का नहीं मार रहा होगा तो अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर धक्का मुक्की नहीं हो रही है, या बोलो मिनिमम हो रही है। तो ये बेस्ट सिचुएशन है, यहाँ पर स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है। मैक्सिमम स्टेबिलिटी। और कभी कभी एनर्जी की भी बात करते हैं लोग, तो जब स्टेबिलिटी ज्यादा होता है तो हम कहते हैं एनर्जी कम होती है, तो मिनिमम एनर्जी। तो एनर्जी यहां पर कम है, स्टेबिलिटी यहां पर ज्यादा है, और उन दोनों का रीजन पूछा जाए तो रिपल्सन बोलेंगे कि यहाँ पर रिपल्सन मिनिमम है, रिपल्सन से एनर्जी बढ़ जाती है। रिपल्सन मिनिमम है इसीलिए एनर्जी मिनिमम है, और एनर्जी मिनिमम है इसीलिए स्टेबिलिटी मिनिमम मैक्सिमम है। और यहाँ पर ठीक उल्टा उल्टा बोल देना, रिपल्सन बहुत ज्यादा है तो एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, एनर्जी बहुत ज्यादा होगी तो स्टेबिलिटी कम होगी। तो मैक्सिमम रिपल्सन एंड मैक्सिमम एनर्जी एंड मिनिमम स्टेबिलिटी। ये पॉइंट्स जो है इसके बारे में याद रखेंगे। इथेन मॉलिक्यूल के ढेरों कन्फर्मेशंस हो सकते हैं।
उनमें से दो कन्फर्मेशन हमने पकड़ा, एक जो सबसे ज्यादा स्टेबल है उसको पकड़ा, एक जो सबसे कम स्टेबल है उसको पकड़ा, एक जहां मिनिमम रिपल्सन है उसको पकड़ा, एक जहां मैक्सिमम रिपल्सन है उसको पकड़ा। आगे वाले हाइड्रोजन और पीछे वाले हाइड्रोजन के बीच का जो एंगल समझ में आ रहा है, ध्यान देना एंगल है नहीं, एंगल समझ में आ रहा है क्योंकि हम इस व्यू में देख रहे हैं, तो उस एंगल को हमने नाम दिया टॉर्जनल या डायाहेड्रल एंगल। और जब यहां पर इस तरह का रिपल्सन होता है तो हम कहते हैं मॉलिक्यूल में टॉर्जनल स्ट्रेन है, टॉर्जनल स्ट्रेन, टॉर्जनल स्ट्रेन बताते हैं। इस रिपल्सन की वजह से, रिपल्सन यहां मैक्सिमम है तो बोलते हैं टॉर्जनल स्ट्रेन है, और यहां रिपल्सन मिनिमम है तो हम कहते हैं देयर इज नो टॉर्जनल स्ट्रेन। जब चीजें बिल्कुल दूरी पर रहती हैं तो हम कहते हैं अब कोई स्ट्रेन नहीं है। समझ रहे हो ना, बिल्कुल दूर दूर है, कोई रिपल्शन, मतलब मिनिमम रिपल्सन है, ये तो नहीं कहेंगे कोई रिपल्सन नहीं है, मिनिमम रिपल्सन है तो बोलते हैं टॉर्जनल स्ट्रेन नहीं है। तो इस तरह से रिपल्सन की वजह से जहां पर रिपल्सन मैक्सिमम होता है बोलते हैं वहां पर टॉर्जनल स्ट्रेन है, सबसे ज्यादा टॉर्जनल स्ट्रेन है, और यहाँ पर कोई टॉर्जनल स्ट्रेन नहीं है। और बीच में जितने भी सिचुएशंस आएंगे वहां पर टॉर्जनल स्ट्रेन यहाँ से कम होगा, बीच में जितने भी सिचुएशंस आएंगे वहां पर टॉर्जनल स्ट्रेन इससे कम होगा। ये तो जीरो है, ये मिनिमम टॉर्जनल स्ट्रेन, ये मैक्सिमम टॉर्जनल स्ट्रेन, और बीच में जो भी कन्फर्मेशंस आएंगे, जैसे बीच में हम एक ऐसा कन्फर्मेशन बना दें, ये हाइड्रोजन नीचे लटका हुआ है, एक इधर एक इधर, और यहां पर एक हाइड्रोजन ऐसे कर दें, एक हाइड्रोजन इधर ऐसे कर दें और एक हाइड्रोजन इधर ऐसे कर दें, और कह दें कि ये जो एंगल है, चलो मान लिया कि एंगल जो है 25 डिग्री है, तो क्या यहाँ पर टॉर्जनल स्ट्रेन है? तो बोलेंगे हाँ टॉर्जनल स्ट्रेन है, क्योंकि दूरी थोड़ी कम है, पास पास है, रिपल्सन हो रहा है। मिनिमम रिपल्सन होता है तो बोलते हैं कोई टॉर्जनल स्ट्रेन नहीं होगा। मैक्सिमम रिपल्सन हो रहा है तो बोलेंगे खूब ज्यादा, जितना हाईएस्ट पॉसिबल टॉर्जनल स्ट्रेन है वो काम कर रहा है। यहाँ पर टॉर्जनल स्ट्रेन है लेकिन कम टॉर्जनल स्ट्रेन, तो टॉर्जनल स्ट्रेन है, टॉर्जनल स्ट्रेन यस, but less than eclipsed conformation। तो यहां भी टॉर्जनल स्ट्रेन है। तो इस तरह से जितने भी मॉलिक्यूल्स में सिंगल सिंगल बॉन्ड इस तरह से मिलेगा, कोई जरूरी नहीं कि इथेन ही रहे ना, दूसरे मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। यहां पर जैसे हम इस हाइड्रोजन को हटा करके क्लोरीन लगा दें तब भी ये चीज तो रहेगा ही रहेगा, हम यहाँ पर CH3 लगा दें तब भी ये चीज रहेगा, इधर भी CH3 लगा दें तब भी ये चीज रहेगा, तो फर्क नहीं पड़ता है। दूसरे छोटे बड़े सभी मॉलिक्यूल्स में इस तरह की चीजें पाई जाती है, लेकिन हम लोगों को पहले क्लास में स्टडी करने के लिए एक सिंपल मॉलिक्यूल की तलाश थी, और सबसे सिंपल मॉलिक्यूल इथेन ही है। एक बार तुमने इथेन को समझ लिया तब उसके बाद केवल अब जोड़ जोड़ करके चीजों को आगे बढ़ाना है। इथेन में बात समझ लिए तो अब किसी और मॉलिक्यूल पर अप्लाई करना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो इस क्लास में हम इतने पर ही रुकेंगे। हमने तुम्हें समझाया कन्फर्मेशंस क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, और इथेन के कन्फर्मेशंस पर थोड़ा डिस्कशन किया। और भी मॉलिक्यूल्स हैं जिनके कन्फर्मेशंस पर हमें डिस्कशन करने की जरूरत है थोड़ी थोड़ी, उनको हमने अगले क्लास के लिए रिजर्व रखा है। तो इस क्लास में मेरी तरफ से इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।